नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसी के साथ बीजेपी का पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दशकों पुराना सपना पूरा हो गया है। सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता में सत्ता परिवर्तन की जैसी तस्वीरें दिखी, वो अद्भुत थी। मंच पर पीएम मोदी सहित बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री एनडीए परिवार के सदस्य थे और सामने मोदी मोदी के नारे लगाती पश्चिम बंगाल की जनता। बंगाल की जनता का स्वागत और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भाव एक दूसरे का धन्यवाद अदा कर रहे थे। – 2016 में 3 सीट से 2026 यानी ठीक एक दशक बाद बहुमत से सरकार का उत्साह उत्सव में बदल रहा था। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मंच सजा था शुभेंदु अधिकारी की शपथ के लिए। हर किसी को उस पल की प्रतीक्षा थी, लेकिन निगाहें उठ रही थीं पीएम मोदी की ओर। बीजेपी के 46 वर्ष के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल ने विजय का ध्वज बीजेपी के हाथों में थमाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने दंडवत प्रणाम करके अपना श्रेष्ठ धन्यवाद प्रस्तुत किया। गुरुदेव टैगोर की जयंती पर पुष्पों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुछ सामने थे, कुछ मंच पर थे, लेकिन वो सब थे जिन्होंने अपनी आंखों में एक दिन बीजेपी का दीपक जलाए रखने के संकल्प को जिंदा रखा था। पीएम मोदी इसी क्रम में 98 साल के माखनलाल सरकार की ओर बढ़े, उनका सम्मान किया और उनके पैर छूकर अपनी भावनाएं प्रकट की। माखनलाल सरकार बीजेपी के बीज पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। उन्होंने दशकों विचारधारा का झंडा बुलंद रखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में जेल गए। कांग्रेस और घोर लेफ्ट सरकारों के दौर में भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विस्तार करते रहे। ये सम्मान सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता का था और संदेश सबसे युवा कार्यकर्ताओं के लिए कि संगठन सर्वोपरि है। मंचीय औपचारिकताओं के बाद शपथ की बारी आई। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेकर बंगाल में बीजेपी शासन का आधिकारिक ऐलान कर दिया। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। शुभेंदु के बाद दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू, निशीथ प्रमाणिक ने शपथ ली। इन शपथ के बाद तय हो गया कि ये 5 सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल, ये भाजपा सरकार है हर टाइम लोगों के लिए। इसीलिए आज 21 राज्यों में 21 राज्यों में हमारा सरकार चल रहा है। हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, बंगाल के सेवा करने के लिए आए हैं, शासन नहीं। मंच पर बीजेपी और एनडीए का पूरा कुनबा था। गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, योगी आदित्यनाथ थे, चंद्रबाबू नायडू थे, सम्राट चौधरी थे, नायब सिंह सैनी थे, चिराग पासवान थे, कोनराड संगमा थे,
यानी दूर दूर तक बीजेपी के सारे सिरमौर मौजूद थे। शुभेंदु ने सबका धन्यवाद अदा किया तो योगी आदित्यनाथ ने उनके गले में भगवा अंग वस्त्र पहनाकर खास संदेश भी दिया। बीजेपी संघर्ष से सत्ता तक पहुंचने के सफर में उन लोगों को नहीं भूली जिनके परिजनों ने बीजेपी का झंडा उठाने के लिए अपनी जान गंवाई। उन लोगों के लिए भी एक मंच पर व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी शपथ के बाद उन सभी से मिले। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने काम शुरू कर दिया है। कानून व्यवस्था के सवाल का हल जल्दी ढूंढने के लिए डीजीपी, कमिश्नर सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। यहां से शुरू होता है पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भगवा राज और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व की कड़ी परीक्षा। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, लेकिन उनके साथ जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली उसके जरिए बीजेपी ने पूरे प्रदेश को एक संदेश देने का प्रयास किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले ये नेता, अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये नेता एक बड़ी मैसेजिंग है। बीजेपी की सरकार बन गई, शपथ की जिम्मेदारियां पूरी हो गई और अब बीजेपी के लिए जीत जितनी बड़ी चुनौती थी उससे भी बड़ी कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित केंद्र की कमान ने वादों की बागडोर राज्य नेतृत्व को सौंप दी है। शपथ का समय बीत चुका और अब एक्शन की घड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दिया। हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। शुभेंदु अधिकारी पर अब उस राज को संभालने की जिम्मेदारी है जहां राजनीति दशकों से भावनाओं, विचारधाराओं और टकराव के बीच चलती रही है। उन्हें उस विश्वास पर खरे उतरना है जिसका बीज कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोया था, अटल ने सींचा था और पीएम मोदी ने बड़ा किया। बंगाल की पावन धरा पर एक नया सूर्योदय हुआ है, जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। शुभेंदु के सामने जनता की उम्मीदों का घोषणा पत्र टंगा है जिसमें एक एक करके पार्टी की सारी आकांक्षाएं भी अंकित हैं। सांप्रदायिक संतुलन और सामाजिक सामंजस्य, पश्चिम बंगाल की करीब 27% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है। चुनाव के दौरान घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दों पर लगातार वार पलटवार होता रहा। चुनाव के दौरान बीजेपी के समर्थन में हिंदू वोटों का झुकाव भी देखने को मिला, लेकिन अब सवाल सरकार चलाने का है। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। ভয় আউট, ভরসা इन। विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है। चुनाव से पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी बंगाल को असम बनाना चाहती है। लिहाजा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के बीच सही रास्ता निकालना। बॉर्डर फेंसिंग और घुसपैठ, भारत बांग्लादेश सीमा बंगाल की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौतियों में से एक है। कई इलाकों में अब भी सीमा पर पूरी तरह फेंसिंग नहीं हो सकी है। शपथ से एक दिन पहले भी अमित शाह ममता सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि राज्य सरकार ने केंद्र का सहयोग नहीं किया। अब सरकार के सामने सीमा को सुरक्षित करने की चुनौती होगी। घुसपैठ असंभव होने वाली,
गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर देगी। लेकिन असली चुनौती सिर्फ बाड़ लगाने की नहीं है। घुसपैठ रोकना, स्थानीय लोगों का भरोसा बनाए रखना और सीमा पर रहने वाले नागरिकों की जिंदगी प्रभावित न हो, ये सब एक साथ संभालना होगा, क्योंकि सीमा का मुद्दा बंगाल में सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीति और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। गोरखालैंड मुद्दा। दार्जिलिंग और पहाड़ी इलाकों में गोरखा समुदाय लंबे समय से अलग राज्य की मांग करता रहा है। बीजेपी ने चुनावों में वादा किया था कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। 10 को जूनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर जाएंगे। यही सबसे कठिन सवालों में से एक है, क्योंकि अगर अलग राज्य की मांग को ज्यादा हवा मिलती है तो बंगाल की क्षेत्रीय राजनीति में नया टकराव पैदा हो सकता है। राजनीतिक हिंसा रोकना। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद भी कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़ और हत्याओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। चुनाव के बाद कहीं पार्टी दफ्तर जलाए जा रहे हैं तो कहीं जुलूसों पर हमला हो रहा है। यानी सरकार के सामने पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कानून व्यवस्था को बहाल करना। प्रशासन और भ्रष्टाचार। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी ने कटमनी, शिक्षा भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी सिस्टम को राजनीतिक दबाव से निकालकर विकास केंद्रित बनाना। ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन सोनार बांग्ला की जिस सोच की बात की गई उसकी असली परीक्षा अब बंगाल की जमीन पर होगी, क्योंकि जनता ने सत्ता तो दे दी है। अब सरकार की जिम्मेदारी है भरोसा हासिल करने की। ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बंगाल में केवल चुनाव नहीं जीता बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। एक तरफ पीएम मोदी के रैलियों में उमड़ा जन सैलाब और मोदी मोदी के नारों ने माहौल बनाया, दूसरी तरफ अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति ने हर सीट पर जीत की जमीन तैयार की। कभी बीजेपी के लिए मुश्किल माने जाने वाले बंगाल में भगवा लहराना इस बात का संकेत है कि मोदी का करिश्मा और शाह की रणनीति जब साथ आते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे।
बंगाल में सत्ता का बदला हुआ फसाना कह रहा है कि मोदी है तो जीत मुमकिन है। कह रहा है कि इस आवाज में वो मैजिक है जिस पर जनता यकीन करती है। भाई हमें अपना जाल को नहीं खिलाओ, पुरानी चीजें खाने है यार। 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजेय करार दिए जा रहे दुर्ग द्वार की ओर पहला पत्थर उछालकर इशारा किया था कि वो हार मानकर बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे ही नहीं भगवा हो गया बंगाल की राजनीति का रंग। 19 रैलियां, 5 रोड शो किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हर रैली के पीछे पूरी ताकत झोंकती थी। बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। नरेंद्र मोदी असंभव को संभव बनाकर उभरे, वरना बंगाल में ममता का न जलवा कम था, न जोश और न जनाधार। लेकिन जब मोदी नाम की आंधी चली तो न ममता का आत्मविश्वास बचा और न उनके आक्रामक तेवर और न ही पार्टी का रुतबा। इस बार बीजेपी का प्रचार अभियान जब 6 महीने पहले शुरू हुआ था, तब ये माँ दुर्गा, माँ काली, दक्षिणेश्वर टेम्पल, इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। पहले दफा है कल्चरल, दूसरे दफा है तृणमूल से नहीं आना, तीसरा जो है वो बार बार बंगाल प्राइड के ऊपर हाथ कर रहे थे, चौथा है एक बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए बंगाल का जो चुनाव करते हैं, पुलिस जो है, सरकारी कर्मी है, उसको डीए का बहुत दिन से ठीक से नहीं मिल रहा था। इस बार बीजेपी का पहले से नारा था कि हम लोग पावर में आएगा तो आपको डीए मिलेगा, आपका वेतन बढ़ेगा, तो सरकारी कर्मचारी का मन भी वो जीत लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी उनका स्वागत कर रहे हैं। इस जीत का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर है, लेकिन कामयाबी की इस अद्भुत कहानी में अहम किरदार गृह मंत्री अमित शाह भी है। सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है। इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की थी। कुल 256 चुनावी कार्यक्रमों का प्लान तैयार किया गया, जिनमें 97 बड़ी रैलियां, 54 रोड शो, 6 मंदिर दर्शन, 14 जनसंपर्क कार्यक्रम और 1 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम भी शामिल था। और ये पूरा कार्यक्रम खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया था। जब अमित शाह बंगाल में लगातार भाषण दे रहे थे तो सब सोच रहे थे उन्हें बांग्ला भाषी राज्य में कौन सुन रहा होगा। लेकिन जब नतीजे आए तो अमित शाह ने भाषा और क्षेत्र की सारी सीमाओं को तोड़ डाला। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। अमित शाह ने सफलता का जो पैमाना रच दिया है वो अपने आप में राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए शोध का विषय है। कहा जा रहा है कि ए से ई तक के वर्ग बनाए गए थे। ए कैटेगरी में वो सीटें थीं जहां जीत निश्चित मानी गई। बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जहां पार्टी के लिए माहौल अनुकूल था।
पर लगातार प्रयास जरूरी था। सी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई थी। डी कैटेगरी में वो सीटें थीं जहां पार्टी के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और वहां ग्राउंड वर्क की जरूरत थी, जबकि ई कैटेगरी में उन कमजोर सीटों को रखा गया जहां पार्टी के लिए जीत की शुरुआती संभावनाएं बेहद कम थीं। सीटों की स्थिति के हिसाब से चुनावी रणनीति तैयार हुई तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के सारे सितारे जुट गए। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जादू तो सर चढ़कर बोल ही रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की जो अलख जगाई, उसने भी बड़ा काम किया। योगी आदित्यनाथ ने 22 सीटों पर बीजेपी का आक्रामक प्रचार किया, जिनमें से 19 पर बीजेपी को जीत मिली। उनका स्ट्राइक रेट 90% रहा। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। बंगाल का जश्न बीजेपी के खेमे में अभी चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमित शाह पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तैयारी शुरू कर चुके हैं और लक्ष्य भी उन्होंने तय कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी सिटिंग सीएम को 2 बार लगातार हराने वाले एकमात्र ऐसे नेता बन गए हैं जिनकी मिसाल कोई और देखने को नहीं मिलती। कभी जिन हाथों से उन्होंने टीएमसी का पौधा लगाया, मेहनत से सींचा, बड़ा किया, अब उन्हीं हाथों से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़कर कमल खिलाया। शुभेंदु अधिकारी ने आज जो हासिल किया है, उसके पीछे 31 सालों की कड़ी मेहनत है। मेदिनीपुर ने नंदीग्राम में 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहाँ पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के रणनीतिक कौशल ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परचम लहरा दिया, लेकिन इस कामयाबी के लिए जमीन पर रहकर कमल खिलाने के लिए जमीन तैयार करने शुभेंदु अधिकारी ने भी खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। ये बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर
जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है। पीएम मोदी और अमित शाह के आक्रामक प्रचार से कहीं अधिक शुभेंदु अधिकारी का ममता को उनके ही गढ़ से ललकारना टीएमसी को हार से भी अधिक चुभ रहा होगा, क्योंकि ये वही शुभेंदु हैं जो कभी टीएमसी की नींव थे और आज बीजेपी के सिरमौर बने हुए हैं। भवानीपुर में हमने कभी 2019 की लोकसभा में उस विधानसभा को हमने जीता भी है जी। वहाँ लोगों की नाराजगी है, एक संतरास के कारण, भय के कारण लोग वोट दे देते थे। इस बार नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह पे शुभेंदु जी का विजय होगा। शुभेंदु अधिकारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1995 में कांग्रेस से की और मेदिनीपुर की कांथी नगर पालिका में पार्षद चुने गए। 1998 में टीएमसी का गठन हुआ तो वो ममता के साथ आ गए। उनका पूरा परिवार जो स्थानीय स्तर पर बड़ा सियासी रसूख रखता था, वो सब टीएमसी का हिस्सा बन गए। उनके परिवार को टीएमसी के सह संस्थापक सदस्य कहा गया। 2006 में शुभेंदु टीएमसी के टिकट पर कांथी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर विधानसभा पहुंचे। 2007 में समय ने शुभेंदु अधिकारी को ऐसा मौका दिया जिसने पश्चिम बंगाल और उनके राजनीतिक करियर की पूरी दिशा ही बदल दी। शुभेंदु अधिकारी ने लेफ्ट की वामपंथी सरकार की ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की कमान नंदीग्राम में संभाली। शुभेंदु ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी का गठन किया। আমরা চাই আরো বেশি সংখ্যক মানুষ, আরো বেশি সংখ্যক সংগঠন সবাই আসুন, যার যা ক্ষমতা আছে তাই নিয়ে রাস্তায় নামুন। এবং আমরা আজকে আবেদন করছি, যেহেতু এত মানুষের গণহত্যা, এত মানুষের ধর্ষণ, এখনো অজস্র মানুষ নিখোঁজ, তাদের কোনো ট্রেস নেই এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে কিছু নেই। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা টোটালি গুন্ডাগিরি করা ছাড়া কিছু করছে না। आंदोलन ने पूरे पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ माहौल बनाया और 34 साल पुरानी सरकार 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने खत्म कर दी। शुभेंदु की लोकप्रियता इस आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण इतनी बढ़ चुकी थी कि वो 2009 में तुमलुक से सांसद बनकर दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। ममता का कहना था कि उनकी पार्टी परिवारवाद को स्वीकार नहीं करती और वो काडर को महत्व देंगी। इससे टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी को ममता के बाद नेता नंबर 2 माना जाने लगा था। 2014 में शुभेंदु अधिकारी फिर टीएमसी के टिकट पर तुमलुक से सांसद बने। 2016 में उन्होंने नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री बने। पश्चिम बंगाल में आज जिन क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा है, उन क्षेत्रों में शुभेंदु अधिकारी की पहचान ने ही प्रभाव बनाया था। टीएमसी में रहते हुए ममता ने उन्हें जंगल महल क्षेत्र, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा का प्रभारी बनाया था। इन क्षेत्रों में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का विस्तार किया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे कांग्रेस के असर वाले क्षेत्रों में भी उन्होंने टीएमसी का काडर मजबूत किया। शुभेंदु टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले भी गए, तब भी इन क्षेत्रों में उनकी व्यक्तिगत पकड़ कमजोर नहीं हुई और ये बीजेपी के बहुत काम आया। शुभेंदु अधिकारी जमीनी नेता है। जुझारूपन की राजनीति से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनावों के बाद से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का दखल पार्टी में बढ़ने लगा। अभिषेक को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। ममता की वो बात उन्हें याद थी कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, इसीलिए पार्टी के तमाम लोग शुभेंदु को ही ममता की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी मानने लगे थे और खुद शुभेंदु को भी यही एहसास था। लेकिन जब समीकरण बदले तो शुभेंदु का मन भी बदल गया। वो खुद को साइडलाइन होता महसूस करने लगे। 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते शुभेंदु का मोह टीएमसी से भंग हो चुका था। वैसे भी ममता के बाद अभिषेक बनर्जी हर जगह पार्टी का झंडा उठाए दिखने लगे थे।
शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के कार्यक्रमों और कैबिनेट की मीटिंग से दूरी बनाना शुरू कर दिया। 10 नवंबर 2020 को उन्होंने नंदीग्राम में एक रैली आयोजित की। न पार्टी का बैनर, न खुद मंत्री होने की बात। उन्होंने जनता के बीच एक ही बात कही, मैदान जंग में मिलेंगे। तृणमूल कांग्रेस में जब अभिषेक बनर्जी की एंट्री हो गई, जो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों में होती है कि वो परिवारवाद के साथ जुड़ी रहती है। पहले लग रहा था कि ममता बनर्जी के बाद जो शुभेंदु हैं उनका नंबर आ सकता है, वो एक बड़े जगह पर आ सकते हैं। कम से कम ममता बनर्जी को जब रिप्लेस करना हो तो शुभेंदु अधिकारी आएंगे। लेकिन जब ममता जी ने शुभेंदु की बजाय अभिषेक को वहां पर ले लिया पार्टी में और वो नंबर 2 हो गए, और ये लगने लगा कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ही कमान संभालेंगे। असल में हुआ तो ये कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के रहते हुए भी कमान संभाल रहे थे और शुभेंदु के लिए कोई जगह नहीं बच रही थी। टीएमसी ने उन्हें मनाने की कोशिशें की, लेकिन शुभेंदु अपना आगे का रास्ता सोच चुके थे। उन्होंने एक एक करके महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफों की झड़ी लगा दी। 26 नवंबर 2020 को शुभेंदु ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 27 नवंबर 2020 को ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 16 दिसंबर 2020 को विधायक के पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। 17 दिसंबर 2020 को आखिरकार तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों से कुछ पहले 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए। कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी। 2021 में दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी की तरफ से मुख्य रूप से सक्रिय थे, लिहाजा शुभेंदु को खुलकर खेलने का दायरा नहीं मिला। लेकिन 2026 में कमान पूरी तरह उनके हाथों में दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी में उनको ये मौका इसलिए दिखाई दे रहा था कि वो एक ऐसी पार्टी थी जहां पर उनको भविष्य दिखाई दे रहा था। कांग्रेस वहां पर खत्म हो गई थी, लेफ्ट का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं बचा था। तो भारतीय जनता पार्टी उनको एक ऐसी भविष्य वाली पार्टी दिख रही थी जहां वो कमान संभाल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि एक मजबूत बना बनाया नेता बंगाल का वहां उनको मिल रहा है। यहाँ से बंगाल में बीजेपी की विजय गाथा शुरू होती है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी अर्जुन की भूमिका में थे। नंदीग्राम की जीत के बाद मई 2021 में उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। शुभेंदु बीजेपी का प्रमुख चेहरा बन गए। – 2021 के चुनाव में हार के बाद गुटबाजी से जूझ रही बंगाल बीजेपी में शुभेंदु ने नेताओं को एकजुट करने का काम किया और आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया। 2021 के चुनाव परिणाम आने के बाद बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा के खिलाफ शुभेंदु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में सबूतों के साथ याचिकाएं दायर की। नतीजतन अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश दिए। इसके अलावा वो शारदा चिट फंड घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार मामलों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुद्दा उठाते रहे। जो शारदा चिट फंड स्कैम है, उसकी मेन कॉन्स्पिरेटर और मनी ट्रेल के लिए सबसे बिग बेनिफिशियरी का नाम है ममता बनर्जी। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का पुरजोर समर्थन किया। साथ ही बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और टीएमसी सरकार पर फर्जी वोटर आईडी बनाने में मदद करने का आरोप लगाया।
हिंदू का जीत होगा। 2 करोड़ हिंदू धर्म को रक्षा करते हुए ये लोग को सीधा सीधा बांग्लादेश से भगाया और पाकिस्तान का जिहादी ये लोग सब हिंदू को भगाया, मेरा माँ को भी भगाया, गायत्री भट्टाचार्य बड़ी साल से। 2 करोड़ बंगाली हिंदू का जीत होगा। हमारी गुरुचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर का जीत होगा। 2021 में ममता को नंदीग्राम में हराने के बाद 2026 के चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनकी सीट भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनौती दी। इसके जरिए उन्होंने खुद को पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर स्थापित किया। इससे जनता के बीच वो बड़े और मजबूत नेता के तौर पर उभरे। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। शुभेंदु पर बीजेपी का भरोसा काम आया। शुभेंदु ने खुलकर ममता को चुनौती दी और उन्हें मुद्दों पर ललकारा। ममता बनर्जी के 1.5 दशक के शासन का अंत हुआ और इसमें शुभेंदु की भूमिका सबसे बड़े लड़ैया के तौर पर सामने आई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ एक राज्य की राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इससे न केवल बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में पक्ष विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीतिक दिशा को भी ये प्रभावित कर सकता है। पीएम मोदी के गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी के विस्तार का सपना साकार होने के बाद देश के राजनीतिक मैप में बीजेपी का भी विस्तार हो गया है। अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है, जबकि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी एनडीए के तहत सरकार का हिस्सा है। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। बीजेपी की बंगाल विजय के बाद सबसे अधिक चर्चा यह है कि ये जीत देश की राजनीति में बड़ा असर छोड़ सकती है। आजादी से पहले 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और हिंदू महासभा के नेतृत्व में बने प्रगतिशील गठबंधन की बंगाल में सरकार बनी थी। ये सरकार 1943 तक चली थी। आजादी के बाद 20 साल कांग्रेस, 34 साल लेफ्ट और 15 साल ममता ने बागडोर संभाली। अब फिर भगवा लहरा रहा है। इससे देश में हिंदुत्व की राजनीति को और अधिक बल मिल सकता है। আমি কৃতজ্ঞতা প্রণাম জানাবো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি আলিপুর দুয়ারে প্রথম পরিবর্তন সংকল্প সভায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যিনি দমদমে কলকাতা মেট্রো উদ্বোধন করতে এসে পশ্চিম বাংলার হিত গৌরব ফেরানোর গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, যিনি ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলায় ভয় আউট করে ভরসা ইন করেছেন, যাকে দেখে মানুষ ভোট দিয়েছে, যার জন্য আমরা জিতেছি, আমাদের নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি আমার অন্তর থেকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করব। राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी विपक्षी एकता का बड़ा चेहरा मानी जाती थी। अब उनकी जिस तरह से हार हुई है, उससे विपक्षी एकता का सूत्रधार चुनने में विपक्षी दलों को परेशानी होगी। बीजेपी राज्यों के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के नैरेटिव को और अधिक मजबूती से भुना सकती है। बीजेपी ने बंगाल चुनावों में महिलाओं को 3000 से अधिक राशि कैश स्कीम का वादा किया।
जिसका नतीजा भी वोटों में दिखा। इससे आने वाले दिनों की राजनीति में महिला वोटर्स की अहमियत और उनको लेकर स्कीम्स बढ़ सकती हैं। बीजेपी को बंगाल विजय से मॉरल बूस्टर मिला है, जो 2029 के आम चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ाएगा। विपक्ष के लिए चुनौती और बढ़ेगी कि अगर वो एकजुट और जनता के लिए जरूरी एजेंडे के साथ नहीं आए तो बीजेपी का विस्तार और बढ़ता रहेगा। भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। 2021 में नंदीग्राम सीट से चुनाव हारी तो भवानीपुर से उपचुनाव लड़कर मुख्यमंत्री ममता बन गई थी। ये सीट ममता बनर्जी की सेफ सीट थी क्योंकि इसी इलाके कालीघाट में उनका घर भी है। ममता ने यहीं से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। 3 बार बंगाल की सीएम बनी थी, लेकिन इस बार अपने गृह क्षेत्र और परंपरागत माने जाने वाली भवानीपुर सीट से वो हार गई। वो न सिर्फ अपना व्यक्तिगत चुनाव हारी बल्कि उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। 15 साल के शासन में इकट्ठा की गई सारी सियासी जमा पूंजी खत्म हो गई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। सत्ता भी गई, साफ भी गई, सीएम गिरी भी गई, विधायकी भी गई। सिर्फ पार्टी हारती और ममता अपनी सीट भी जीत जाती तो कम से कम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो निभाई जा सकती थी, लेकिन वो भी हो न सका। सामने सिर्फ एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह रह गया है, अब दीदी क्या करेंगी? My target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now freeborn. I gave full life for service to the people. Even these 15 years, I have not withdrawn one paisa of pension or I have not taken one paisa of salary also. But now I am freeborn. So I have to do some work. That I will manage. तृणमूल बहुमत से जीत जाती, ममता अपनी सीट हार जाती तो भी 6 महीने मुख्यमंत्री बनी रहती और इस बीच किसी सुरक्षित सीट से जीतकर मुख्यमंत्री पद पर काबिज रह सकती थी। लेकिन ये विकल्प भी बंद हो गया। तो सवाल ये है कि अब ममता के पास कितने रास्ते हैं? शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से जीते, एक नंदीग्राम, दूसरा भवानीपुर। उन्हें इनमें से एक सीट छोड़नी पड़ेगी जिस पर बाद में उपचुनाव होगा। इसी तरह हुमायूं कबीर, रेजीनगर और नौदा सीटों से चुनाव लड़े और दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई। एक सीट उन्हें भी छोड़नी होगी, इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। ममता को इन्हीं छोड़ी गई 2 में से एक सीट पर चुनाव लड़ना होगा ताकि अगर वो जीतती हैं तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष बन सके। ममता अपने विधायकों के साथ सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ रणनीति बनाए और सरकार को खेले, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने विधायकों को टूट फूट से बचाने की चुनौती का सामना पहले करना होगा। सत्ता परिवर्तन के बाद दल बदल का खतरा बढ़ जाता है। बंगाल गंवाने के बाद वो केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह से वो हारी हैं, उससे उन्हें विपक्षी राजनीति का प्रमुख चेहरा बनना आसान नहीं होगा। भवानीपुर जैसा अपना गढ़ हारना और सत्ता से बाहर होना ममता के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब उन्हें एक बार फिर से अपनी टीम में बड़े बदलाव करने होंगे। अभिषेक बनर्जी की भूमिका और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठेंगे, जिसे ठीक करना उनकी प्राथमिकता होगी। वो नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन उसमें उम्र और मजबूत बीजेपी आड़े आ सकती है। बंगाल की राजनीति में दीदी का दबदबा रहा है।
लेकिन अब हालात बदले हैं तो उन्हें बदलाव की राजनीति करनी होगी। वो ये कैसे करेंगी, इस पर तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी का भविष्य निर्भर करेगा। पश्चिम बंगाल में अब शुभेंदु सरकार है और पूरे देश की निगाहें उनके काम पर अब लगी रहेंगी। अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।